तो दोस्तों फिलहाल प्राइमरी मार्केट में तो आपको एक से बढ़ के एक आईपीओ खुलते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि अगर बात करें मोस्ट अवेटेड यानी एनएसडीएल के आईपीओ के बारे में तो ये भी आईपीओ 30 जुलाई से ओपन होते हुए नजर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, एनएसडीएल का भी टेंटेटिव डेट निकल के आ चुका है, इसलिए ये जो आईपीओ है वो 30 जुलाई को ओपन हो सकता है। बट दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एनएसडीएल के बारे में तो चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि बात करेंगे ब्रिगेड होटल के बारे में, क्योंकि ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। इसलिए काफ़ी इन्वेस्टर्स के मन में ये कन्फ्यूजन है कि क्या उन्हें ब्रिगेड आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो रिटेल कोटा में करनी चाहिए या फिर शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ कंप्लीट रिव्यू के बारे में, एंड लास्ट में इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए एज यूजुअल बिना आपका समय लिए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस ब्रिगेड होटल्स के बारे में तो ये जो कंपनी है वो ब्रिगेड इंटरप्राइजेज की एक सब्सिडरी कंपनी है जो मेनली प्रीमियम एंड लग्जरी होटल्स चलाने का काम करती है। ये सारे होटल्स ब्रिगेड ग्रुप के अंदर आते हैं, एंड इनमें आपको वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है, जैसे रूम सर्विस एंड फूड एंड बेवरेज इत्यादि। यानी दोस्तों अगर सिंपल में बात करें तो ये जो कंपनी है वो अपना खुद का कोई होटल नहीं चलाती है, ये कंपनी दूसरे होटल्स को फ्रेंचाइजी के तौर पे लेती है एंड उन फ्रेंचाइजी को अपने बिल्डिंग्स के अंदर रन करती है, एंड उन फ्रेंचाइजी के जरिए ये कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। यानी दोस्तों इस कंपनी का प्रेजेंस ज्यादातर देखा जाए तो साउथ इंडिया में बना हुआ है, जैसे बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर और गिफ्ट सिटी यानी गुजरात। इन सारे शहर में ये कंपनी इन होटल्स को रन करने का काम करती है। वही कंपनी का अगर आप ब्रांड देखते हैं तो कंपनी काफी अच्छे ब्रांड के साथ टाई अप की हुई है, जैसे शेरेटन ग्रैंड, ग्रैंड मैर्क्यूर एंड इवन हॉलिडे इन के साथ इस कंपनी का काफी अच्छा खासा पार्टनरशिप है। यानी दोस्तों इन सारे फ्रेंचाइजी को लेके इस कंपनी के पास टोटल 9 होटल्स है, जिसमें देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1600 के आसपास रूम है। यानी इस कंपनी का अपना कोई भी होटल नहीं है, जो भी ये होटल कंपनी रन करती है वो सारा का सारा फ्रेंचाइजी मॉडल पे होता है। वहीं अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो कंपनी का फंडामेंटल भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बात करें तो पिछले 1 सालों में इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 16% के आसपास इंक्रीज देखने को मिला है, जबकि अगर दोस्तों इसका प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट में आपको लगभग 24% के आसपास तक गिरावट देखने को मिला हुआ है। यानी कंपनी के रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, बट अगर बात करें दोस्तों इसके प्रॉफिट के बारे में तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, बिकॉज देखा जाए तो FY23 में ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, जबकि FY24 में ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी थी। बट स्टिल अगर FY25 में देखा जाए तो इसके प्रॉफिट में हमें थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि FY25 का अगर आप मार्जिन देखते हैं तो इसका मार्जिन ऑलमोस्ट आपको 5% के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि अगर वही मार्जिन FY24 में लगभग 7% के ऊपर था। यानी मार्जिन पे प्रेशर के कारण इसके प्रॉफिट में हमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला हुआ है। वहीं इसका ROC 13%, EBITDA मार्जिन 35%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13% एंड प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल तो ओवरऑल ठीक ठाक है, बट अगर बात करें दोस्तों इसके डेट टू इक्विटी के बारे में तो इसका डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट आपको 7 के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा कर्ज है। बट दोस्तों खास बात ये है कि इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी उसमें से मैक्सिमम पैसा ये कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी, जिसके बाद इस कंपनी के ऊपर काफ़ी कम कर्ज रह जाएगा। मतलब इस आईपीओ के बाद ये कंपनी अपने मैक्सिमम डेट को चुकाने वाली है। सो अगर इन सारे फैक्टर को मिला के अगर ओवरऑल बात करें तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी फंडामेंटल वाइज भी काफ़ी अच्छी है। बट दोस्तों केवल फंडामेंटल से कुछ नहीं होने वाला है, हमें बात करना होगा कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये जो कंपनी है अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग इस कंपनी को इसके पीयर ग्रुप यानी इंडियन होटल्स एंड EIH लिमिटेड से कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि इन दोनों के मुकाबले ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो अगर सबसे पहले वैल्यूएशन मैट्रिक्स यानी पी रेशियो के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 115 के पी पे लेके आ रही है, जबकि इंडियन होटल्स का पी रेशियो लगभग 56 के आसपास है एंड EIH लिमिटेड का पी रेशियो ऑलमोस्ट 32 के आसपास है। यानी इससे तो आपको क्लियरिफिकेशन मिल गया कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, जबकि देखा जाए तो रेवेन्यू के मुकाबले भी ये कंपनी इन दोनों कंपनी से काफ़ी छोटी कंपनी है। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो इसका अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 80 पैसे के आसपास नजर आ जाएगा,
जबकि इंडियन होटल्स का अर्निंग पर शेयर लगभग 13 रुपये के आसपास है एंड EH लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 12 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी अर्निंग पर शेयर के मामले में भी ये कंपनी इन दोनों कंपनी से काफ़ी पीछा है। यानी अगर ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज ये दोस्तों आपको काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। वहीं अब अगर बात करें इस IPO कुछ डिटेल के बारे में, तो ये जो IPO है वो 24 से 28 जुलाई के बीच में ओपन होगा। यानी देखा जाए दोस्तों तो ये जो IPO है वो ऑलरेडी आज से ओपन हो चुका है। वहीं इसका प्राइस बैंड 85 से 90 रुपये पर शेयर रखा गया है। यानी ये जो प्राइस बैंड है दोस्तों वो रिटेल को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। यानी जिस भी IPO का प्राइस बैंड 100 रुपये के नीचे रहता है उस पर देखा जाए तो जनरली हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें तो इस IPO में दोस्तों शेयर होल्डर कोटा भी रहने वाला है एंड एम्प्लॉय कोटा भी रहने वाला है। बट जो लोग भी शेयर होल्डर कोटा में या फिर एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई करने वाले हैं उनको इस IPO में कोई भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। तो जिस रेट पे ये IPO रिटेल को मिलेगा उसी रेट पे शेयर होल्डर कोटा में भी आपको अप्लाई करना होगा एंड एम्प्लॉय कोटा में भी आपको अप्लाई करना होगा। बट हाँ दोस्तों, अगर इसके रिकॉर्ड डेट से पहले पहले तक ब्रिगेड होटल्स का शेयर आपके डिमिट अकाउंट में पड़ा हुआ है तो आप इस IPO में शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो दोस्तों औरों के मुकाबले काफ़ी बढ़ने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो इस IPO में रिटेल के लिए केवल 10% का ही कोटा रखा गया है। इसीलिए अगर आप चाहें तो रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इस IPO में रिटेल के लिए भी 10% का कोटा रखा गया है, जबकि बात करें तो शेयर होल्डर्स के लिए भी 10% का कोटा रखा गया है। इसलिए आप चाहें तो रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट याद रखें कि अगर आप इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज जो भी आपका एप्लीकेशन होगा वो दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगा। वहीं अब अगर इसके टोटल इशू साइज के बारे में बात करें तो इस IPO टोटल इशू साइज 760 करोड़ का होने वाला है, जो देखा जाए तो पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू होगा। इसलिए फिलहाल इस कंपनी के ऊपर लगभग 600 करोड़ का डेट पड़ा हुआ है। जबकि इस IPO से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी उसमें से 470 करोड़ के आसपास का जो फंड होगा वो ये कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। यानी इस IPO के बाद ये कंपनी मोस्टली अपने डेट को रिड्यूस करने वाली है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस IPO के लिए। क्योंकि ये जो IPO है वो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम आप इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में आपको 166 शेयर मिलेगा, जिसके लिए आपको 14,940 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं इसका IPO 24 से 28 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। जबकि बात करें दोस्तों इसके अलॉटमेंट के बारे में तो इसका अलॉटमेंट आपको 29 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। बट बाई चांस अगर आपको इस IPO का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो इसका रिफंड भी आपको 30 जुलाई में आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको इस IPO का अलॉटमेंट मिलता है तो 30 जुलाई को ही इसका शेयर आपके डिमिट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात दोस्तों फाइनली करें इसके लिस्टिंग डेट के बारे में तो इसका जो लिस्टिंग डेट रखा गया है वो 31 जुलाई को रखा गया है। यानी इस महीने के आखिरी दिन को इस IPO का लिस्टिंग होने वाला है। तो इन सारे फैक्टर को देखते हुए अब अगर हम बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के लिए बात करें तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 10% के आसपास का डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं तो एज पर GMP फिलहाल लगभग आपको 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट दोस्तों याद रहे कि हमें किसी भी IPO में उसके GMP को देखकर बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि GMP एक टेंटेटिव गेन होता है। इसीलिए मे भी मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो अगर आपको केवल GMP को देखते हुए अप्लाई करना है सो मेक श्योर कि कल और मंडे तक इसका GMP में अगर अच्छा खासा डिमांड बना रहता है तो आप इसके GMP को देखते हुए लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस IPO के लेटेस्ट GMP की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हर रोज हर IPO का लेटेस्ट GMP भी आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अब अगर बात करें कि क्या हमें इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल कंपनी की जो पेरेंटेज बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी ये जो कंपनी है वो ब्रिगेड इंटरप्राइजेज की सब्सिडरी कंपनी है एंड ब्रिगेड इंटरप्राइजेज अपने आप में एक जाना माना काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो इस कंपनी जो पेरेंटेज बैकग्राउंड है वो दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें तो ये कंपनी जितना भी फ्रेंचाइजी ले रखी है उन सारे फ्रेंचाइजी का मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा रेपुटेशन बना हुआ है। वो या तो शेरेटन ग्रैंड हो गया या फिर हॉलीडे इन हो गया, ये सारे होटल्स वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने के लिए जानी जाती है। बट वहीं दोस्तों एक निगेटिव बात यह है कि इस कंपनी का प्रेजेंस देखा जाए तो ज़्यादातर आपको साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेगा। यानी कंपनी का प्रेजेंस जो है वो नॉर्थ इंडिया में या फिर पैन इंडिया में बहुत कम देखने को मिलेगा। ज़्यादातर इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो आपको साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेगा।
बट अगर ओवरऑल बात करें तो दोस्तों कंपनी तो बिजनेस वाइज काफ़ी अच्छी है, बट अगर वहीं फंडामेंटल देखा जाए, वैल्यूएशन देखा जाए तो फंडामेंटल वाइज भी लगभग ठीक ठाक है, बट वैल्यूएशन वाइज दोस्तों ये कंपनी आपको काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे मिल रही है। इसलिए फिलहाल इसके लेटेस्ट जीएमपी को देखते हुए इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बिकॉज देखा जाए तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। इसलिए में भी अगर लिस्टिंग के बाद ये कंपनी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे आती है एंड सही वैल्यूएशन पे मिलती है तब हम इसमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। बट फिलहाल अभी के लिए बात करें तो मैं भी इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए ही अप्लाई करने वाला हूँ। सो आपका क्या व्यू है, कौन कौन इसमें लिस्टिंग गेन्स के लिए एंड कौन कौन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला है, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर के नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन वीडियो को टैप करके जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस इंडी क्यूब्स आईपीओ का रिव्यू देखना ना भूलें।